साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि के बारे में। हिंदी में संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है, यानी चाहे कौन सी भी परीक्षा हो, रेट की परीक्षा हो, प्रथम श्रेणी व्याख्याता की परीक्षा हो, द्वितीय श्रेणी की परीक्षा हो या और भी एसएससी जीडी की परीक्षाएं हो, जहां भी संधि की बात आती है, इस शीर्षक से या इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और यहां से ही बहुत ज्यादा गलत होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो आज हम इसे बहुत ही सरल भाषा में पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के बाद शायद इस टॉपिक से हमारा कोई प्रश्न जो है वो गलत न हो। मेरा मानना है कि कुछ परीक्षाएं तो ऐसी हैं जहां से इस शीर्षक से 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा गलत यहीं से होने की संभावना रहती है। तो आज हम इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। संधि वास्तव में क्या है, परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, नियम क्या है और परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार हम समझें, कौन कौन से उदाहरण जो है हम देख सकते हैं, ताकि जो भी परीक्षाएं हम दें उसमें हमारा इस टॉपिक से कोई प्रश्न जो है वो गलत न हो। बात करते हैं आज हम संधि शीर्षक की। तो पहली बात तो ये है कि हम इसकी परिभाषा लिखें कि इसकी परिभाषा जो है वो क्या हो, लिख सकते हैं। तो लिखो, देखेंगे हमें कि दो वर्णों की परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। हमने बहुत ही सरल परिभाषा लिखी है और किताबों में जो अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी होती हैं उनसे हम भ्रमित हो जाते हैं। हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसी बात को कुछ किताबें इस प्रकार कहती हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे भी संधि कहते हैं। बात वो भी सही है। और हमने क्या कहा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो भी संधि है। अर्थात मान लो हमारे पास दो पद हैं, एक ये पद है, एक ये पद है। इस पद का लास्ट वर्ण और इस पद का प्रथम वर्ण, जैसे मान लो ए प्लस ए है, इसमें विकार हो गया दोनों को जोड़ने पर आ। तो दो वर्णों के परस्पर मेल, ये भी वर्ण है, हालांकि स्वर है। आप देखो कि ऐसे लेकर के गे तक के जो हैं हमारे पास स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के वर्ण है। तो यहां मैंने स्वरों का उदाहरण दिया है, लेकिन ये समझना आसान है, क्योंकि हमें क्या समझना है कि प्रथम पद का अंतिम और अंतिम पद का प्रथम वर्ण मिलने से जो परिवर्तन हुआ है वास्तव में वही संधि है। तो हमें गहराई तक जानने की आवश्यकता नहीं है। किताबों में जो अलग अलग परिभाषाएं दी है उन्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरल भाषा में इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के, यहां बात वर्णों की चल रही है क्योंकि आगे चलकर हम स्वरों का नाम लेंगे। तो यहां सिर्फ बात हमें वर्णों की बात करनी है कि संधि है क्या, वास्तव में संधि की परिभाषा क्या है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन पैदा हुआ उसे ही वास्तव में संधि कहते हैं। बात चल रही है वर्णों की। हमने ये बात यहां देख ली कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों का मिलान किया, दोनों के मिलान करने से परिवर्तन आया और यहां पर संधि हो गई। आप आसानी से यह समझ सकते हो। अब रही बात प्रकार की, दूसरी बात हम बात करेंगे प्रकार। ये बात हमारी परिभाषा हो गई। परिभाषा में उदाहरण हमने जैसे देख लिए। वर्ण की परिभाषा से हम जैसे एक उदाहरण रूप में लिखें, जैसे लिख दें हम जगत, जैसे हम लिख दें जगत प्लस ईश,
हालांकि ये बात हम कर चुके, ये बात हम कर चुके कि प्रथम पद जो है उसका अंतिम वर्ण तय और इसका प्रथम वर्ण ये ई, दोनों को मिलने से जो ये विकार यानी तय हलंत आधा तय और ई से मिलने से दी बन गया। तो यहां ये परिवर्तन हुआ है, वास्तव में ये परिवर्तन ही संधि है। उदाहरणों की बात हम प्रकार के बाद देख लेंगे। अब बात करेंगे प्रकार। तो संधि के प्रकार कितनी है, दूसरी बात यानी दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रकार। तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नाम लिख देंगे। पहला प्रकार जो है वो है स्वर संधि, पहला प्रकार स्वर संधि। और दूसरा प्रकार कौन सा है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार कौन सा है, विसर्ग संधि। कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि। ये हमारे हो गए 3 प्रकार, यानी स्वरों के मिलन को स्वर संधि कहेंगे, व्यंजनों के मिलन को व्यंजन संधि कहेंगे, और विसर्ग से किस प्रकार के परिवर्तन और विकार वर्णों में पैदा होते हैं वो हम विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हमारे 3 प्रकार कौन कौन से हो गए, स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। बात करेंगे हम केवल एक बार स्वर संधि की। तो स्वर संधि की बात करने से पहले हम देखें कि हिंदी में स्वर हैं कौन कौन से। तो हम लिख सकते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 जो हैं वो स्वर हो गए, हिंदी में 11 स्वर हो गए। यानी इन स्वरों को काम में लेकर के स्वर संधि जो है वो बनाई जाती है। बात करें हम स्वर संधि की, तो स्वर संधि की बात हमने पहले स्वरों की बात करी कि हिंदी में स्वर हैं कौन कौन से। अब बात करें स्वर संधि की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या लिखें हम, स्वर संधि की परिभाषा हम क्या लिखें, यानी स्वरों के परस्पर मेल से हुए विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनना, बात क्या चल रही है, यहां चल रही थी वर्णों की और यहां चल रही है स्वरों की। इसमें संधि की सीधी परिभाषा जो हमने पढ़ी उसमें हमने ये कहा था कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, ये तो सीधी संधि की है। लेकिन स्वर संधि में हमने क्या बात की कि स्वरों के परस्पर मेल से हुए विकार, यहां वर्ण यानी स्वर और व्यंजन दोनों या विसर्ग भी इसमें शामिल कर लेंगे तीनों, लेकिन इसमें केवल बात करेंगे हम स्वर संधि की। तो बात इसमें परिभाषा में हम क्या बात करेंगे कि स्वरों के परस्पर मेल से हुए विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वरों की, केवल स्वरों की बात। अब बात करें हम स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि की प्रकार, तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो समझेंगे। तो देखो परिभाषाएं हमारी 2 प्रकार की हो गई, एक तो सीधी संधि की परिभाषा, एक 3 प्रकार हमने नाम लिखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर हमने स्वर संधि को बाहर लिया, उसके बारे में हमने चर्चा की, उसकी परिभाषा हमने क्या लिखी कि स्वरों के परस्पर मेल से हुए विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकारों की हमने बात की, तो इसमें हमने क्या लिखा है कि स्वर संधि के 5 प्रकार। 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि, इसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं या दीर्घ संधि भी कह सकते हैं, सीधा कह सकते हैं। दूसरा
गुण संधि, प्रकारों के नाम भी हमें पूछे जा सकते हैं, ये भी होना चाहिए क्रमशः। तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अब इनकी भी अलग अलग विशेषताएं और परिभाषाएं, यानी स्वर संधि में हमने 5 प्रकार देखे। प्रारंभ का हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। ये हमारे हो गए 5 प्रकार। अब हम बात करें सिर्फ दीर्घ स्वर संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है, ये हम जानेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, दो समान स्वरों के मिलन से स्वर दीर्घ रूप धारण कर लेता है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। एक बार हम पुनः थोड़ा सा पीछे जाकर समझेंगे। हमने संधि की परिभाषा लिखी, वहां लिखा था दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो वर्णों के। दूसरी हमने स्वर संधि की बात की, तो वहां हमने ये पढ़ा कि दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। और तीसरी बात हम दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि दो समान स्वरों के मिलन से, यानी दो समान स्वर, जैसे ये समान स्वर हैं ए और ए, दोनों के जोड़ से परिवर्तन क्या हुआ, आ बन गया। और हमें करना भी क्या है, दीर्घ, यानी मिलन से दीर्घ रूप धारण कर लेता है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी ए और ए मिले तो बन गए आ। अब यहां इसके हम उदाहरण लिखें, जैसे मान लो ऐसा नाम हम खोजें जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो ए हो, वर्ण स्वर जो भी है, और अंतिम पद का प्रथम जो है वो भी ए हो। तो ऐसे कह सकते हैं हमें से प्लस अवधान, से प्लस अवधान। तो नाम हमारा नया क्या बन जाएगा, सावधान, सावधान नाम बन जाएगा। तो यहां पर दीर्घ रूप धारण कैसे किया, ए और ए मिले, दोनों जुड़े और जुड़ने पर आ बना। हमने उदाहरण क्या लिखा, से, यानी से में ए है और अवधान में ए है, तो दोनों पदों का ए और ए मिले तो आ बना। उदाहरण हमने क्या लिखा, सावधान। ये बात किसकी की, ए और ए की। अब ऐसा भी कह सकते हैं हम, पहले हम ए ले और दूसरा आ ले लें, यानी कोई ऐसा उदाहरण हम लिखें जिसमें पहला जो है वो ए हो और दूसरा आ हो, तो बनेगा तो आ ही। उदाहरण क्या लिखें भाई, जैसे हम लिख दें कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन, तो नया नाम क्या बन जाएगा हमारा, कुशासन, कुशासन। ये उदाहरण हो गया। क्या उदाहरण हुआ, इसमें तो दोनों ए लिए थे, इसमें पहला ए लिया और दूसरा आ लिया, बनना दीर्घ है आ, कुश प्लस आसन, कुशासन बन गया। और तीसरा हम जैसे ऐसे ले लें कि पहले आ ले लें और उसके बाद ए ले, तो ऐसा कोई उदाहरण देखो, कौन सा उदाहरण लिख सकते हैं हमें, जैसे इसमें लिखते हैं, बनेगा तो ये आ ही, जैसे तथा प्लस अपि लिख दें, तथा, इसमें आ है तथा में, और अपि लिख दें, अपि में ए है
तो पहले आ और बाद में ए, बनना दीर्घ है आ तथा प्लस अपि, तो क्या बन जाएगा तथापि। ये हमारा क्या हो गया, एक और उदाहरण हो गया जिसमें पहले आ लिया है और फिर ए लिया है। चौथा जैसे हम ले लें, दोनों आ ले लें, आ प्लस आ, तो दोनों जुड़कर भी आ ही बनेंगे। उदाहरण क्या लिखे हम, उदाहरण लिख देंगे जैसे हमें माया प्लस आनंद, तो यहां पर या में आ है, आगे आ है, तो दोनों फिर भी दीर्घ बन जाएंगे, तो नया नाम क्या बन जाएगा मायानंद। ये हो गया। इसके बाद ये समान स्वर ए और आ की बात हो गई। अब हमें ई और ई की बात करें, तो पहले हम सबसे पहले दोनों छोटी ई ले लें, ई प्लस ई। तो ऐसा कोई नाम जो जिसमें क्या है दोनों छोटे हो, तो कौन सा नाम लिख सकते हैं, बनेगा तो बड़ा ई। तो जैसे ऐसे लिख दें हम अभी प्लस इष्ट, और नया नाम जो जुड़ेगा वहां पर भी और ई मिलकर बड़ा हो जाएगा अभिष्ट। अभिष्ट होता है चाहा गया, अभिष्ट होता है चाहा गया, ये बन गया। अब इसके बाद हमें पहले तो छोटी ई ले लें और उसके बाद हम बड़ी ई लें, तो कौन सा उदाहरण लिखेंगे, हो तो जाएगा बड़ा ई। उदाहरण क्या लिखें इसमें, जैसे इसमें लिखे हमें लिख दें पारी प्लस ईक्षा, ईक्षा में बड़ा ई आता है, हमने लिखा भी ऐसे है परी यानी ई छोटा, ईक्षा ई बड़ा, बड़ा बनना है यानी दीर्घ बनना है, तो नया नाम हमारे पास क्या बन जाएगा परीक्षा। एक एक उदाहरण सबका ले लेंगे हम। अब मान लो हमें पहले बड़ा ले लें और उसके बाद छोटा लें, बनना तो बड़ा ही है, बनना बड़ा है, तो इसका उदाहरण हम क्या लिखें भाई, इसका उदाहरण हम क्या लिख दें, जैसे इसमें लिख देंगे मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, यानी मही में ई बड़ा है, इंद्र में ई छोटा है, और जोड़ देंगे तो बनेगा महेंद्र। ये हो गया। इसके बाद हमें दोनों ही बड़ी ई ले लें, यानी ई और बड़ी ई, बनना दीर्घ ई है। ऐसा कोई उदाहरण लिखिए हमें जिसमें दोनों बड़ी ई हो, तो क्या लिख देंगे इसमें, इसमें लिख देंगे हमें जानकी प्लस ईश, जानकी प्लस ईश, और हमारा नाम क्या बन जाएगा जानकीश, जानकीश। ये हमारे उदाहरण हो गए। इसके बाद हमें ए हो गया, ई हो गया, ऊ के उदाहरण लिखेंगे, ऊ के। तो पहले दोनों छोटे ऊ ले लेंगे, ऊ प्लस ऊ दोनों छोटे लेंगे, और बनना क्या है बड़ा ऊ। जैसे हम लिख दें गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, तो हो गया गुरु उपदेश। यहां याद रखना है गुरु में तो रू छोटा है, लेकिन गुरु उपदेश नाम लिखते ही रू हमारा क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। कई बार इस नाम को पूछा गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, या कई बार शुद्ध देकर के एक तीन शुद्ध देकर के एक अशुद्ध पूछ लिया जाता है, तो यहां भी इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे गुरु में रू छोटा आता है लेकिन गुरु उपदेश में रू बड़ा आता है, इस बात का हमें ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, हमने दोनों छोटे लिए, दोनों छोटे में हमने कौन सा उदाहरण दिया है गुरु उपदेश। अब हम क्या करेंगे कि पहला छोटा ही ले लेंगे लेकिन दूसरा क्या ले लेंगे बड़ा ले लेंगे। बनना क्या है बड़ा ही बनना है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा उदाहरण लें, जैसे इसमें एस लिख सकते हैं हम सिंधु प्लस
ऊर्मी, सिंधु प्लस ऊर्मी, और नाम क्या बन जाएगा, सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। तो यहां दीर्घ हो जाएगा क्योंकि शुरुआत का हमारा छोटा था और दूसरा बड़ा है, जोड़ेंगे तो बड़ा बनेगा। सिंधु में छोटी आती है ऊ की मात्रा, ऊर्मी में ऊ बड़ी आती है, और जोड़ेंगे उसके बाद बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहला जो है वो बड़ा लेंगे और दूसरा जो है वो छोटा लेंगे, बनना फिर भी बड़ा है। तो इसका उदाहरण क्या लिखेंगे हम, इसका लिख देंगे हमें, जैसे वधु में ऊ बड़ा आता है, वधु प्लस उक्ति, उक्ति में ऊ छोटा आता है, और जोड़ेंगे तो ये नाम बन जाएगा हमारा वधूक्ति। तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा कौन से नियम में, पहले बड़ा ऊ उसके बाद छोटा ऊ, दोनों को जोड़ेंगे बड़ा ऊ बन जाएगा, वधु प्लस उक्ति से वधूक्ति हो जाएगा। हो गया। इसके बाद हम बात करें दोनों बड़े ऊ की बात, दोनों बड़े ऊ को जोड़ेंगे तो भी बड़ा ही बनना है। और इसमें क्या उदाहरण लिखें, जैसे ऐसे लिख दें, भू प्लस ऊष्मा, इसमें दोनों ही बड़े हैं, भू में बड़ा ऊ है और ऊष्मा में बड़ा ऊ है, और जोड़ देंगे तो नाम बन जाएगा भूष्मा। तो ये ऊ के हमारे उदाहरण हो गए। इसके बाद री की बात कर लेते हैं। तो री की बात करें तो री छोटा प्लस री बड़ा और री जोड़ देंगे तो हो जाएगा दीर्घ री। जैसे उदाहरण को लिख लेंगे हमें, जैसे हम लिख लेंगे पितृ प्लस ऋण, तो ये हो जाएगा हमारा पितृण। तो हमारी दीर्घ स्वर संधि जो है वो आज हमारी इससे टॉपिक मैंने पूरी कर ली। इसके बाद इसके आगे की पढ़ेंगे, लेकिन आगे की पढ़ने से पहले हम एक बार पुनः बात कर लेते हैं संधि की परिभाषा की। संधि की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा, दो वर्णों के मेल से विकार। फिर दूसरी बात आई प्रकार, तीन प्रकार कौन कौन से आगे, तीन प्रकार आगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने बात की स्वर संधि की, तो स्वर संधि में दो स्वरों के मेल को जो है वो स्वर संधि कहते हैं, यानी दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर बात की स्वर संधि के प्रकार की, तो स्वर संधि के प्रकारों के हमने नाम लिख पढ़े पांच कौन कौन से पढ़े, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। उसके बाद हमने पहला जो प्रकार था वो दीर्घ स्वर संधि, उसके उदाहरण पढ़े, यानी समान वर्णों के, दो समान वर्णों के स्वरों के मिलन से जो है वो विकार उत्पन्न हुआ है, दीर्घ रूप धारण किया। वहां हमने ई के सारे उदाहरण पढ़े, एक एक सारे। उसके बाद ऊ के उदाहरण पढ़े, री के पढ़े। तो इससे जो है तरह तरीके से हमने दीर्घ स्वर संधि जो है वो पूर्ण कर ली है। हमारी संधि की परिभाषा, उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा, उसके बाद दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा, ये हमारी होगी पूरी। अब हम स्वर संधि के अंतर्गत दूसरी संधि पढ़ेंगे जिसका नाम है गुण स्वर संधि। क्या नाम है, गुण स्वर संधि। तो यहां देखेंगे हमें दूसरा प्रकार, कौन सा प्रकार, दूसरा प्रकार, यानी गुण स्वर संधि। स्वर संधि के बाद में गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि के नियम क्या है, उदाहरण क्या है, परिभाषाएं क्या है। गुण स्वर संधि यानी सीधा गुण संधि लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन गुण स्वर संधि लिखते हैं तो भी वही बात है, क्योंकि यह स्वर संधि के ही प्रकार है। दूसरा प्रकार हमारा गुण संधि कह सकते हैं या गुण स्वर संधि कह सकते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, यानी ए आ के बाद, ए आ के बाद ई आए तो ए, याद रखना है। ए और आ के बाद यदि ई और ई आए तो ए हो जाता है। बात करें आगे, ए आ के बाद उ आए तो
हो जाता है तथा ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे जैसे हम सारे उदाहरण लिखेंगे। परिभाषा हमें क्या बता रही है गुण स्वर संधि की, यानी ए और आ के बाद यदि ई और ई आ जाए, यानी ए और आ के बाद यदि ई और ई आ जाए तो ए हो जाता है। याद रखने की बात है, यदि ए आ हमारे पास है, उसके बाद यानी पहले पद में ए या आ है, दूसरे पद में यदि ई और ई जुड़ने वाला है तो उसका रूप परिवर्तन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास यदि पहले पद में ए और आ है, यदि उसके मिलने वाले अगले पद का पहला कोई जो है वर्ण, वो या वर्ण या स्वर वो ऊ या ऊ है, वर्ण गलत बोल गया मैं, स्वर, तो ऊ या ऊ है तो उसका हो क्या जाएगा, ओ हो जाएगा। और यदि ए और आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। समझने की कोशिश कर भाषा के अनुसार कि ए और आ के बाद ए या ई होते ही इसका क्या बन जाता है, ए बन जाता है। या दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं कि ए या आ के बाद यदि उ और उ हो तो इसका हो जाता है ओ। तीसरा हमारा क्या बच गया, ए या आ के बाद यदि री होता है तो इसका अर हो जाता है। ये हमारा हो गया उदाहरणों से संबंधित जो उदाहरण जो है वो हमारे हो गए। अब हम इसका उदाहरण यानी देखते हैं कि ए और आ से के बाद ई जुड़ेंगे तो ए कैसे बनता है, ए आ के बाद उ जोड़ेंगे तो ओ कैसे बनता है, या ए आ के बाद री या बड़ी री जोड़ेंगे तो अर कैसे बनता है। तो देखते हैं इसमें, यानी शुरुआत में लेते हैं हमें ए प्लस छोटी ई बनेगा ए, उसके बाद ए प्लस बड़ी ई तो भी क्या बनेगा ए। उसके बाद पहले आर लेते हैं, आ प्लस छोटी ई ये भी क्या बनेगा ए। उसके बाद आ प्लस बड़ी ई लेंगे, उसके बाद भी क्या बनेगा ए। ये हो गया ए और आ के बाद ई का उदाहरण भी लिख लें। जैसे इसका हम लिखें ए प्लस ई का ए कैसे बना, तो उदाहरण इसमें दे देंगे हमें। जैसे देव प्लस छोटा है तो इंद्र, तो ए कैसे बन गया, ये बन गया ऐसे देवेंद्र, यानी देव प्लस इंद्र को जोड़ेंगे हमें तो देवेंद्र बन गया। यहां पर ए है, छोटी ई है, देव में ए है, इंद्र में छोटी ई है, और गुण संधि में ए बन गया तो देव प्लस इंद्र का हमारा क्या बन गया, देवेंद्र। दूसरी बात करें उदाहरण की ए प्लस बड़ी ई, तो इसमें हम क्या नाम लिख देंगे, इसमें लिख देंगे हम जैसे नर प्लस ईश, इसमें ई बड़ा है तो ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा नरेश, यानी ए बन गया। तो ए प्लस बड़ी ई ए बना, नर प्लस ईश नरेश बन गया। जैसे छोटी ई में देवेंद्र बना तो बड़ी ई में नरेश बन गया। तीसरा हमने कौन सा लिया है, पहले आ लिया है उसके बाद ई है, बना ए। इसका उदाहरण क्या लिख देंगे हमें, जैसे लिख देंगे इसका राजा प्लस इंद्र, यानी पहले आ है, पहले पद में लास्ट में आ है और अंतिम पद में प्रथम पद जो वर्ण जो है वो ई है, तो राजा प्लस इंद्र, यहां भी ए बनेगा तो नया नाम हमारे सामने क्या उभर कर आएगा, राजेंद्र, यानी राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। इसके बाद
आ पहले आए और बड़ी ई बाद में आए, ए बना। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे जैसे हमें रमा प्लस ईश, यानी ई बड़ा है लास्ट में, तो ये हो जाएगा रमेश। तो ये हमारा उदाहरण भी हो गया, यानी रमा प्लस ईश रमेश। तो 4 उदाहरण हमने देख लिए। ए के बाद छोटी ए बना देवेंद्र देवेंद्र, ए के बाद बड़ी ई ए बना नर प्लस ईश नरेश, आ के बाद छोटी ई ए बना राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, आ प्लस बड़ी ई ए बना रमा प्लस ई से रमेश। ये हो गया हमारा ए और आ से संबंधित। अब हम बात करेंगे ए आ के बाद में ऊ या ऊ होता है तब ओ कैसे बनता है, ये देखेंगे उदाहरण के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। तो इसमें हम देख लेंगे जैसे ए प्लस छोटा ऊ ले लेंगे, बनेगा क्या ओ। इसके बाद ए प्लस बड़ा ऊ ले लेंगे, बनेगा क्या ओ। उसके बाद पहले आ ले लेंगे प्लस छोटा ऊ लेंगे, बनेगा क्या ओ। उसके बाद आ ले लेंगे बड़ा ऊ ले लेंगे, बनेगा क्या ओ। इसका हम देखते हैं ये कौन कौन से उदाहरण हम लिख सकते हैं जिसमें छोटा ऊ ए के साथ छोटा ऊ मिले तो ओ बने, ए के साथ बड़ा ऊ मिले तो ओ बने, आ के बाद छोटा ऊ जुड़े तो ओ बने, और आ के बाद बड़ा ऊ मिले तो ओ बने। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे शुरुआत में लिख दें इसमें जैसे चंद्र प्लस उदय, तो नाम क्या बनेगा चंद्रोदय, ओ बन गया चंद्रोदय। यानी पहले हम छोटा ऊ यानी ए के बाद छोटा ऊ, तो यहां चंद्र में ए है और उदय में छोटा ऊ है, दोनों मिले तो ओ बन गए चंद्रोदय। इसके बाद जैसे पहले ए हो और उसके बाद बड़ा ऊ हो, तो यहां क्या उदाहरण लिखते हैं हमें, जैसे हम लिखते हैं नव प्लस ऊढ़ा, बड़ा ऊ आ गया, नया नाम हमारे पास क्या बनेगा नवोढ़ा, यानी ओ बन गया, ए और बड़ा ऊ के बाद ओ बना तो नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा हो गया। अब हमारे पास पहले आ होना चाहिए, उसके बाद छोटा ऊ होना चाहिए, तो इसका उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं हमें महा प्लस उत्सव, इसका भी क्या बन गया महोत्सव, महोत्सव यानी ओ बन गया, आ के बाद छोटा ऊ महोत्सव हो गया। इसके बाद आ के बाद बड़ा ऊ ओ, ये इसका उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं जैसे दया प्लस बड़ी ऊ उर्मी, तो नया नाम हमारे पास क्या बन जाएगा दयोर्मी, यानी यहां भी ओ बन गया। तो हमारे ए आ के बाद ई के उदाहरण हो गए और ए आ के बाद ऊ के उदाहरण हो गए, यानी ए के बाद छोटा ऊ ओ बना चंद्रोदय चंद्र प्लस उदय, ए के बाद बड़ा ऊ ओ बना नव प्लस उड़ा नवोढ़ा, आ के बाद छोटा ऊ ओ बना महा प्लस उत्सव महोत्सव, और आ के बाद बड़ा ऊ ओ बना दया प्लस उर्मी। हमारे ये हो गए ए आ के बाद ई के और ऊ के सारे उदाहरण हो गए। अब हमें कौन सा देखना था कि ए आ के बाद यदि री आए, मानो ए के बाद री आए तो हमारा होगा क्या, बनेगा क्या अर बनेगा। उदाहरण क्या लिख सकते हैं इसका, इसका उदाहरण लिख सकते हैं हमें देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि अर हो जाएगा तो नाम हमारा बन जाएगा देवर्षि। ये तो ए के बाद री है। अब दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं आ के बाद री, आ के बाद री वही अर ही बनेगा। इसका उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ये नाम नया क्या बन जाएगा महर्षि, अर्थात यहां भी क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। यानी ए के बाद री और देव प्लस ऋषि देवर्षि, आ के बाद री और महा प्लस ऋषि महर्षि। ये हमारी जो है
वो गुण संधि के सारे उदाहरण हमने लिख लिए। हमने व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ ली, उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी। स्वर में हमने पहला प्रकार दीर्घ संधि की परिभाषा जो है वो पढ़ ली। उसके बाद गुण संधि की परिभाषा पढ़ ली और गुण संधि के सारे उदाहरण कितने हो सकते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण ये उदाहरण हो सकते हैं वो सारे हमने शामिल कर लिए। तीसरा हमारा जो प्रकार है वो है वृद्धि संधि, यानी दीर्घ और गुण हमने पढ़ ली। तीसरा हमारा जो है वो है वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा और उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में केवल इतना ही। तीसरा प्रकार जो है वो अगली क्लास में हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।